सामान्य रोगों का घरेलू उपचार एवं निवारण। मतलब अगर कोई सामान्य नॉर्मल प्रकार का कोई रोग हो जाता है तो जिसके लिए आपको आवश्यक नहीं है कि आप किसी चिकित्सक, किसी डॉक्टर के पास जाएं। कुछ घर में ऐसी चीजें, ऐसे मसाले, ऐसी जड़ी बूटियां घर में ही उपस्थित होती हैं जिनका प्रयोग करके आप कुछ छोटी छोटी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो यही इस चैप्टर का उद्देश्य है। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका है घर में उपस्थित जड़ी बूटियां मसाले किसी प्रकार का वनस्पति पौधा जिसको हम कहते हैं, किसी प्रकार के वनस्पतीय पौधे का प्रयोग करके बीमारियों का घर पर ही उपचार, कहाँ पर? घर पर ही उपचार करना। तो ये है उद्देश्य। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में आप किस प्रकार से, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि घर में ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां उपस्थित होती हैं, जैसे मेथी है, घर में उपस्थित है आपका लहसुन, घर में उपस्थित है तुलसी का पौधा, हर एक घर में मिलता है भारत में, खासकर नीम का पौधा मिल जाता है, आंवला है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनका प्रयोग करके बहुत सारी कुछ छोटी छोटी बीमारियां हैं जिनको रोका जा सकता है, जिसके लिए आपको किसी चिकित्सक की सलाह की आवश्यकता नहीं है। तो ये इस चैप्टर का उद्देश्य है कि किस प्रकार से आप घर पर ही रह के किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। नॉर्मली जो शहर में तो नहीं मिलता, पर गांव में, जंगलों में, ऐसे गांव जो बहुत छोटे हैं या ऐसे गांव जहां पर बहुत पेड़ पौधे या वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो ऐसे गांव में आपने देखा होगा कि बहुत प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जैसे तुलसी है, नीम है, ये 2-3 पौधे तो ऐसे हैं कि आपको हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन कुछ विशेष प्रकार के पौधे होते हैं जो खासकर कहाँ मिलते हैं? गांव में, या जंगल वाला जो एरिया होता है, जंगल साइड का एरिया होता है, वहां पर इस प्रकार के पौधे बहुत अधिक मिलते हैं। तो गांव में प्राप्त जो जड़ी बूटी वाले पौधे हैं उनकी पहचान करके उनसे भी कई प्रकार की बीमारियों का निवारण किया जा सकता है। तो ये भी इस चैप्टर का उद्देश्य है कि गांव में जो प्राप्त जड़ी बूटियां हैं उनका प्रयोग कैसे करें। अब कुछ सावधानियां जो पहले भी आप चैप्टर में पढ़ चुके थे, वही सावधानियां फिर से आ रही हैं। तो पहली बात, कैसे पहचान करें? तो अगर किसी व्यक्ति को भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, दर्द है, उसका किसी कार्य में मन नहीं लग रहा है, तो पहले तो आपको पहचान करना पड़ेगा कि क्या ये किसी बड़ी बीमारी के लक्षण तो नहीं है। अगर छोटी बीमारी के लक्षण है तो आप घर पे उपचार कर सकते हो, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी डिसीज है, कोई बड़ी बीमारी है, या कोई ऐसी बीमारी जो उपचार, घरेलू उपचार करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, तब आपको यही विचार करना है कि ये ऐसी बीमारी है जो घर पे ठीक
नहीं होगी। तो इसके लिए फिर क्या करना होगा, किसी चिकित्सक की सलाह आपको लेनी पड़ेगी। तो पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि जो लक्षण नजर आ रहे हैं रोगी के अंदर, क्या वो लक्षण किसी नॉर्मल डिसीज के ही लक्षण हैं कि कोई बहुत बड़ी जो बीमारी है उसके लक्षण, मतलब ऐसी बीमारी है जो घर पे कंट्रोल की जा सकती है। तो पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला काम क्या है, आपको पहचान करना है रोगी के लक्षणों को देखकर। रोगी के लक्षणों को देखकर पहचान करना, रोगी के लक्षणों को देखकर पहचान करना कि ये लक्षण किसी साधारण रोग के लक्षण हैं किसी साधारण रोग के लक्षण हैं या नहीं। तो पहले तो पहचान करना पड़ेगा आपको। आप ऐसे ही किसी चीज के लिए घरेलू उपचार नहीं दे सकते। हालांकि घरेलू उपचार दे देने से किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं आता है, कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी पहचान करना पहले आवश्यक है। अब जैसे किसी को नॉर्मल, अब कैसे पहचान करते हैं कि हाँ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सर्दी है, खांसी है, सिर दर्द, बदन दर्द, कान में दर्द, आंखों में सूजन, जो अभी आया था ना कंजक्टिवाइटिस रोग चला था अभी कुछ समय पहले, आंख, सबकी आंखें, हाँ आई फ्लू जिसको कहते हैं, तो आंखों में सूजन या लाल होना, पेट दर्द, उल्टी होना, भूख ना लगना, ये सभी कुछ ऐसी चीजें जिनकी हम पहचान कर लेते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। ऐसे पहचान कर लेते हैं सिर दर्द हो रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि डॉक्टर के पास जाओ। आई फ्लू किसी को हो गया था तो जरूरी नहीं था, कुछ भी ऐसे आंखों में एक ड्रॉप डाल लिया ठीक हो जाता था। सर्दी किसी को हो जाए, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर के पास जाओ, घर पर ठीक हो जाता है। खांसी हो जाए, अपने आप ठीक हो जाती है। अब क्या है कि अगर ये सारे लक्षण हैं, ये सारी बीमारियां हैं और इनका आपने उपचार नहीं किया तो ये अपने आप 2 से 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। नहीं होते हैं तो क्या लेते हैं हम इनके लिए, घरेलू उपचार। अब घरेलू उपचार लेने के बाद भी अगर ये 5 दिन 7 दिन में ठीक नहीं हो रहे हैं तो फिर क्या आवश्यक है कि आपको किसी चिकित्सक की सलाह फिर इस पर लेनी पड़ेगी। घरेलू उपचार आपको 2 दिन करना है, 3 दिन करना है। अगर 2 से 3 दिन करने के बाद भी घरेलू उपचार से कोई लाभ आपको नहीं दिख रहा है
तो फिर घरेलू उपचार को कंटिन्यू नहीं करना है, उसको रोक देना है और फिर क्या करना है, किसी चिकित्सक की सलाह आपको, किसी डॉक्टर की सलाह आपको लेनी है। घरेलू उपचार 2 या 3 दिन आप कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं आपको करना है अगर कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है तो। घरेलू उपचार उपचार का लाभ 2 से 3 दिन में नहीं दिखता तो यह आवश्यक है कि किसी चिकित्सक का परामर्श लिया जाए। ठीक है, घरेलू उपचार ऐसा नहीं आप करते रहें 7 दिन 10 दिन, लाभ नहीं मिल रहा है फिर भी करते जा रहे हैं, नहीं, इसकी लिमिट है। 2 दिन, अधिक से अधिक 2 दिन करिए, 3 दिन करिए अगर आपको लगता है तो। कोई बहुत ज़्यादा रोगी को परेशानी नहीं हो रही है, रोगी को यदि कोई बहुत ज़्यादा ज्वर नहीं आ रहा है, बुखार नहीं आ रहा है, कोई अधिक पीड़ा नहीं हो रही है, तो आप 3 दिन भी कर सकते हैं। अगर कोई बहुत अधिक दिक्कत वाली बात नहीं है तो 3 दिन भी कंटिन्यू करो, लेकिन 3 दिन से अधिक इसको नहीं करना चाहिए। फिर किसी चिकित्सक, किसी डॉक्टर की सलाह लेना बहुत आवश्यक है ताकि वो जो रोग उसके अंदर है वो बढ़ ना पाए। अब फिर वही बातें आ गई, सामान्य रोगों से बचाव, कि किस प्रकार से आप सामान्य रोगों से बच सकते हैं। कुछ सावधानियां, कौन कौन सी सावधानियां हैं? भोजन से पहले हाथ धोएं, भोजन को ढक के रखें, पानी उबाल कर पिएं, घर में तुलसी का पौधा लगाएं, क्योंकि तुलसी के पौधे के आसपास बैक्टीरिया नहीं आते, उसकी जो हवा होती है, वायु होती है, वो बहुत अच्छी होती है। नीम का पौधा लगाएं घर के आसपास, वातावरण को स्वच्छ रखें, कचरा इकट्ठा ना होने दें, गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छरों से बचाव करें। मच्छरों से कैसे बचाव करें? रात में मच्छरदानी का प्रयोग करें। पानी को तांबे या स्टेनलेस स्टील वाले बर्तनों में रखें। पानी में बार बार उंगलियां ना डालें। सामान्य रोगों से बचाव मतलब रोगों को बढ़ने ना दिया जाए, इसके लिए कुछ बचाव हमें लिखना है। पहली बात,
भोजन करने से पहले हाथों को साबुन से धोएं बहुत अच्छे तरीके से, ताकि उंगलियों के बीच में नाखूनों में जो बैक्टीरिया जीवाणु मौजूद हैं वो भी नष्ट हो जाएं। तो खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छे तरीके से धोएं। भोजन को साफ बर्तन में ढक कर रखें। भोजन को साफ बर्तन में रखें और कैसा रखें? ढक कर रखें। ढक कर क्यों रखना है? ताकि उस पर कोई मक्खियां वगैरह आके ना बैठ पाए। पानी को उबाल कर एवं छान कर पिएं। अगली बात, घर के आसपास गंदगी जमा ना होने दें। वातावरण को स्वच्छ एवं हरा बनाएं। हरा बनाने का मतलब बहुत पेड़ लगाएं, ग्रीनरी हो। पीने वाले पानी में उंगलियां ना डालें। पीने वाले पानी में उंगलियां नहीं डालनी चाहिए। तो उसके लिए किसी एक बर्तन का प्रयोग करें जिससे कि पानी निकाला जाए। किसी एक बर्तन का प्रयोग करना चाहिए, उससे पानी निकालना चाहिए। पानी में उंगलियां नहीं डालना चाहिए बार बार। घर में तुलसी का पौधा लगाएं। घर में तुलसी का पौधा लगाएं। नीम का पौधा लगाएं। नीम का जो पेड़ होता है वो लगाएं। नीम का पेड़ लगाएं, क्योंकि नीम की जो वायु होती है वो एटमॉस्फेयर में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करती है। 8 नंबर, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें।
पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, पॉलीथीन का प्रयोग करने से स्वास्थ्य को तो नुकसान हो ही रहा है, पर्यावरण को भी बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। इस वजह से अभी एक मुहिम भी चली थी कि पॉलीथीन बंद की जाए। जो हम कपड़े का बैग अपने साथ ले जाएं, अगर हम कुछ खरीदने जा रहे हैं तो अपने साथ किसी कपड़े का बैग ले जाना चाहिए। तो पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। पॉलीथीन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरा, बाजार का जो कुछ खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य सामग्री, उनको ना खाएं जब तक कि आपको ये ना लगे कि वो बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। किसी जो ये हम देखते हैं कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर बहुत गंदगी है, मक्खियाँ भी हैं, उन्होंने जो खाद्य सामग्री उसको खुला रखा हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट, 10th नंबर का पॉइंट क्या है कि बाजार का भोजन अवॉइड करें। अवॉइड करने का मतलब जहां तक हो सके ये प्रयास करें कि ना लेना पड़े बाहर की कोई खाद्य सामग्री। तो बाजार का भोजन ना करें, बाजार की कोई सामग्री ना लें। फिर कटे हुए फल अगर बहुत लंबे समय तक खुले रखे हैं तो उनको भी ना लें। बाजार से लाए हुए फल एवं सब्जियां धोकर प्रयोग करें। बाजार से लाए हुए फल एवं सब्जियां धोकर प्रयोग करें। नेक्स्ट, कटे हुए फल सब्जियां जो बहुत लंबे समय तक खुले रखे हैं, काट के उनको रख दिया गया है, तो उनको प्रयोग में ना लाएं। बहुत लंबे समय से रखे हुए कटे फल प्रयोग ना करें। ये तो कुछ बातें हो गई जो हमें खुद को समझनी है या मालूम है, पहले से जानते हैं। अब बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें घर में उपस्थित हैं जिनका प्रयोग लोग करते हैं घरेलू उपचार के लिए। कुछ ऐसी मसाले, कुछ ऐसी चीजें घर में उपस्थित होती हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, जैसे तुलसी है, एलोवेरा है, नीम है, आंवला है, अश्वगंधा है, मेथी पाउडर है, सौंफ है, लौंग। ये सभी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका प्रयोग नॉर्मली घरेलू उपचार के लिए घर में हम प्रयोग कर लेते हैं। सर्दी जुकाम कभी हो जाता है तो तुलसी का काढ़ा बना देते हैं, तुलसी, लौंग, अदरक। तो ये कुछ चीजें जो कि घर में उपस्थित होती हैं जिनका प्रयोग घरेलू उपचार के लिए किया जाता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो है क्या? तुलसी पत्ता।
नीम पत्ता, लहसुन, आंवला, एलोवेरा, मेथी दाना, लौंग, अजवाइन, सौंफ, और अदरक, और कोई चीज़ें। हाँ, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम घर में इनको प्रयोग करते हैं। किसके लिए? घरेलू उपचार करने के लिए। हाँ, काली मिर्ची भी आती है। बहुत सारी सब्जियां भी होती हैं, जैसे उसमें वो पपीता के पत्ते जो भी प्लेटलेट्स बढ़ाने का काम करते हैं, पपीता के पत्ते। और फल सब्जियां तो ऐसी चीज हैं कि जो आपके शरीर के अंदर विटामिन प्रोटीन की कमी को पूरा करती हैं। तो ये कुछ हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, ये तो कुछ नाम हैं, इनकी संख्या बहुत अधिक है। ये सम ऑफ द नेम्स आर हियर, ये लिस्ट बहुत लंबी है। कुछ ऐसे हैं जो पुस्तक में मिलेंगे, कुछ ऐसे हैं जो हमें मालूम है, कुछ आपको मालूम है। खासकर जो गांव के लोग होते हैं उनको और जड़ी बूटियों का ज्ञान अधिक होता है ना। जो पत्ते पत्तियां होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, किसकी जड़ को खाने से क्या होता है, किसके फूल को खाने से क्या होता है, पत्तियां खाने से क्या होता है, ये ज्यादा ज्ञान गांव के। हाँ, मुनगा के जो फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, वो भी बहुत उपयोगी होते हैं। जो खासकर शुगर के पेशेंट होते हैं वो इसको ज्यादा खाते हैं। हाँ, करेला का जूस, ये सभी चीजें। अब एक एक रोग और उसमें प्रयोग किए जाने वाला घरेलू उपचार, मतलब जैसे कोई रोग है तो उस पर्टिकुलर रोग का घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं। सबसे पहले है सर्दी और फ्लू में भाप लेना। भाप लेना, भाप के लिए हालांकि अब तो एक स्टीम मशीन भी आती है, लेकिन हर घर में वो स्टीम वाली मशीन मौजूद नहीं होती। तो इस वजह से क्या किया जाता है, पानी को गर्म करके और उसका जो स्टीम है भाप ली जाती है। भाप लेने से क्या होता है कि जो नाक में जो म्यूकस होता है वो म्यूकस ढीला पड़ जाता है, जिससे नाक खुल जाती है। नाक का म्यूकस ढीला पड़ जाता है, फेफड़े उससे साफ हो जाते हैं, है ना। जो बलगम जमा हो गया है, जो कफ जमा हो गया है, वो कफ स्टीम के द्वारा हट जाता है, पिघल जाता है, निकल जाता है, ढीला पड़ जाता है। तो सर्दी जुकाम में जब नाक बंद हो जाती है, सर्दियों में नाक बंद हो जाती है, तो नाक बंद हो जाती है मतलब वहां पर म्यूकस बहुत ज्यादा फंस गया है। तो क्या किया जाता है, भाप ली जाती है। भाप लेने से क्या होता है, वो म्यूकस ढीला पड़ जाता है। नाक में
म्यूकस बनता है, तो म्यूकस नाक में रुक जाता है, जिससे नाक कैसी हो जाती है, बंद हो जाती है। सर्दी जुकाम में क्या लिया जाता है, भाप। भाप का कार्य क्या है, भाप नाक के म्यूकस को ढीला कर देती है, नाक के म्यूकस को ढीला कर देती है। पहला काम, फेफड़ों को साफ कर देती है, कफ पिघला के मतलब उसको फेफड़ों को साफ कर देती है। ये सभी काम इसके होते हैं भाप लेने के। सर्दी जुकाम में बहुत कारगर है ये। अब है टॉन्सिल में सूजन। बहुत बार आपने सुना होगा टॉन्सिल में सूजन आ जाती है, तो इससे होता क्या है कि कुछ भी निगलने में दर्द होता है गले में। टॉन्सिल बहुत अधिक दर्द करते हैं, जब वो सूज जाते हैं तो कुछ भी निगला जाता है जब, तो टॉन्सिल में दर्द होता है। इसके निवारण के लिए क्या करते हैं कि पानी में 10-12 पत्ते तुलसी के डाल के उसको उबाल के उसका सेवन करना चाहिए, या उससे घरारे कर लेना चाहिए। हाँ, नमक के पानी से भी घरारे करते हैं। तो टॉन्सिल में सूजन आए तो क्या करें, टॉन्सिल की सूजन, तुलसी के 10-12 पत्ते पानी में उबालकर सेवन करें या घरारे कर लें। दूसरा, नमक के पानी के घरारे। ये कुछ 2 उपाय हैं जिससे टॉन्सिल की सूजन से आपको राहत मिलेगी। तुलसी के पत्ते को उबालकर उसका पानी ले लें 1 कप में, और उसको दिन में 2 या 3 बार पी लें। ऐसा 2-4 दिन करेंगे तो उसमें टॉन्सिल में आराम आ जाएगा। साथ साथ पानी को गर्म करें, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दें, 1 या 2 चम्मच नमक डाल के उसके घरारे करें। इसका सेवन नहीं करना है, क्या करना है, घरारे। फिर है कंठ चोक हो जाए, अगर खराश है तब भी यही करना है। कंठ में खराश है तब भी आपको क्या करना है, यही तुलसी का बना हुआ जो पानी है इसका सेवन कर लेना है। अगर कभी कभी सामान्य स्वर उत्पन्न नहीं हो रहे हैं कंठ से,
मतलब सही तरीके से आवाज अगर नहीं निकल रही है तो क्या करना चाहिए? अमरूद की पत्तियों को पानी में उबाल कर उसका सेवन करना चाहिए। क्या होता है, कई बार कंठ से प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता, आवाज नहीं निकलती है सही तरीके से। तो अगर कंठ से सामान्य रूप से स्वर उत्पन्न नहीं हो पा रहे हैं, अगर सामान्य रूप से स्वर उत्पन्न नहीं हो रहे हैं अगर, तो अच्छे से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, जो सिंगर होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। सामान्य रूप से अगर स्वर नहीं आ रहे हैं तो अमरूद के 10-12 पत्ते पानी में उबालकर सेवन करना है। ये कब है? जब करेक्ट आवाज नहीं निकल रही है, कुछ स्वर नहीं निकल पा रहे हैं। नेक्स्ट है, अगर कंठ में अवरोध आ गया है, कुछ कंठ कहना चाहिए एक प्रकार से चोक हो गया है अगर, तो उसके लिए मुलैठी का प्रयोग करना चाहिए। कंठ चोक हो जाए तो क्या प्रयोग करना है? मुलैठी। आवाज को साफ करने के लिए भी मुलैठी का प्रयोग किया जाता है। उससे क्या होता है, आवाज बहुत क्लियर हो जाती है। जो गाने का काम करते हैं, जो सिंगर होते हैं, वो नॉर्मली मुलैठी का प्रयोग करते हैं ताकि उनकी आवाज बहुत अच्छे तरीके से निकले। कंठ चोक हो जाए तो क्या करें? कंठ चोक होने पर मुलैठी आती है, उसका प्रयोग करना चाहिए। कंठ चोक होने पर मुलैठी कंठ चोक होने पर मुलैठी का प्रयोग। हाँ, करते हैं। जैसे किसी की आवाज बहुत भारी है या बहुत अच्छी नहीं है तो उसके लिए भी मुलैठी दी जाती है ताकि उसकी आवाज अच्छी हो जाए। अब है मलेरिया। मलेरिया डिसीज के लिए क्या करना है? तो मलेरिया के लिए तुलसी के पत्तों से बने काढ़े को लिया जा सकता है। अब इसमें दोनों तुलसी, एक होती है श्यामा तुलसी और थोड़ी सी काले पत्ते जिसके होते हैं, एक होती है रामा। तो रामा श्यामा हमारे इधर भारत में उसको बोलते हैं। तो एक श्यामा, और अगर वैसे बात करी जाए तो उसको कहते हैं एक रामा तुलसी, एक श्यामा, या इसको दूसरे लैंग्वेज में क्या कहते हैं, श्यामा तुलसी और फ्रेंच तुलसी कहा जाता है। जो एकदम ग्रीन पत्ते जिसके होते हैं, एक होते हैं ब्लैक कलर के थोड़े से पत्ते। तो श्यामा एवं फ्रेंच तुलसी का काढ़ा लिया जा सकता है। अगर बुखार ज्यादा बढ़ रहा है, बुखार है, तो कांजा की 10 पत्तियों से बने काढ़े का सेवन किया जा सकता है।
कांजा एक प्लांट होता है जिसको साइंटिफिक नेम है जिसका ली एक्वेटा। साइंटिफिक नेम क्या है? ली एक्वेटा। इंग्लिश में साइंस में इसको कहते हैं ली एक्वेटा, और हमारे इधर भारत देश में उसका नाम है कांजा। कांजा कांजा वो तो दूसरी चीज हो जाती है, वो ड्रग में आ जाता है। हाँ हाँ। तो क्या करना चाहिए मलेरिया के लिए? मलेरिया क्या है? एक ऐसी बीमारी है जो मच्छरों के द्वारा फैलती है। तो पहले तो उपाय क्या किया जा सकता है कि हो ना? तो इसके लिए क्या उपाय करना है कि जो हमारे आसपास का वातावरण उसमें पानी जमा ना हो पाए, ताकि मच्छर ना पनप पाए। अगर मच्छर हैं भी तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। किसी प्रकार की ऐसे जो ऑल आउट आता है या कोई कॉइल लगाना चाहिए, या अगरबत्तियां आती हैं। हाँ, मच्छरदानियां भी सरकार की तरफ से भी दी जाती हैं, तो मच्छरदानी में सोना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी अब बचाव तो हमने कर लिया लेकिन हो गई डिसीज, तो क्या करें? तो घर पे क्या उपचार कर सकते हैं? मलेरिया एक कैसा रोग है जो किससे होता है? मच्छरों से उत्पन्न होने वाला रोग है। मच्छरों में भी कौन सा मच्छर? फीमेल एनाफ्लीज। कौन काटता है? फीमेल एनाफ्लीज उसका नाम है। तो वो जब काट लेता है तो मलेरिया हो जाता है। तो बचने का तरीका क्या है? पहला तो तुलसी का काढ़ा बना के दे दें। अगर उच्च ज्वर है, फीवर भी आ गया है, तो कांजा के पत्तों का काढ़ा दे दें। उच्च ज्वर में हाँ, कांजा के पत्तों का काढ़ा। तो ये दो उपाय। लेकिन अगर इन दोनों उपाय से कुछ नहीं हो रहा है, आपने एक दिन किया, 2 दिन किया, कोई लाभ आपको नजर नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करना है? डॉक्टर के पास जाना है, चिकित्सक की सलाह लेनी है। क्योंकि ये जो घरेलू उपचार है इनको बहुत अधिक समय तक नहीं करना है, थोड़े से टाइम के लिए करना है। अगर लाभ हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर किसी डॉक्टर की सलाह लेनी है। सर वो अमरवीर तो क्या होता है? क्या? अमरवीर का किसी हाँ, क्या? गुरवीर का काढ़ा नहीं बना? हाँ हाँ, वो बुखार के लिए होता है। हाँ, बुखार को खत्म करने के लिए कि अंदर से कॉन्टिन्यूसली बुखार आता ही रहता है, फिर ट्रीटमेंट कराते हैं फिर आ जाता है, फिर ट्रीटमेंट कराते हैं आ जाता है। तो वो क्या होता है कि जो अंदर रह गया है बुखार, उसको भी पूरे तरीके से खत्म करने का काम करता है। वायरल फीवर। अच्छा, तो अब इसमें अगली बात क्या है कि अगर इन दोनों से फायदा नहीं होता तो कॉन्टिन्यूसली नहीं करना है, फिर क्या करना है? डॉक्टर के पास जाना है। अगर हो गया तो हो गया 2 दिन 3 दिन में, लेकिन फिर भी ज्वर आ रहा है, बुखार कॉन्टिन्यूसली आता जा रहा है, इसमें एक और लक्षण होता है सिर दर्द बहुत करता है, ठंड लगती है, तो अगर ये लक्षण खत्म नहीं हो रहे हैं तो आपको फिर किसी चिकित्सक की सलाह लेना अति आवश्यक है। अब है वायरल फीवर।
तो वायरल फीवर के लिए क्या करें? लौंग, तुलसी। हाँ, 2 प्रकार की जो तुलसियां होती हैं, फ्रेंच तुलसी और श्यामा तुलसी, दोनों तुलसी और लौंग, इनका काढ़ा बना के ले लेना चाहिए। तो वायरल फीवर में क्या करना है? श्यामा तुलसी, फ्रेंच तुलसी और लौंग, लौंग का काढ़ा बनाकर दिन में 2 से 3 बार उसका सेवन करना चाहिए। अब दांतों में दर्द हो जाए, दांतों में दर्द, हाँ, लौंग का तेल, तुलसी के पत्तों का रस या वज्रदंती का रस जो होता है उसको लगा सकते हैं। वज्रदंती के फूलों का रस। हाँ, दांतों में दर्द हो तो वज्रदंती आता, वज्रदंती मंजन भी आता है ना, तो वो इसी से बना रहता है। तो क्या क्या कर सकते हैं? वज्रदंती के फूलों का रस, दूसरा तुलसी के पत्तों का रस, लौंग का तेल, दांतों पर लगाना चाहिए। ये सब बातें हैं। वज्रदंती के फूलों का रस लगा लें, तुलसी के पत्तों का रस लगा लें, या लौंग के तेल को दांतों पर लगा लें। अब है कानों का दर्द। अगर कानों में किसी प्रकार का दर्द हो तो क्या करना चाहिए? क्या? हाँ, हाँ, उसको सेकना चाहिए। क्या देखो, कोई भी चीज कानों के अंदर, वैसे हम एक ऑयल आता है ना, वो सरसों वाला, हाँ, तो वो गर्म करके
कानों के अंदर डाल देते हैं, लेकिन क्या है कि वो थोड़ा सा डॉक्टर मना करते हैं। आज उससे थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं, क्योंकि कान देखो एक सेंसिटिव हिस्सा है, हाँ अंदर का हिस्सा है, तो थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो उसके लिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो इस प्रकार से ये नहीं किया जा सकता कि हम कोई भी चीज उसमें, वैसे कर क्या सकते हैं, बाहर से सिकाई करने का एक जो ऑप्शन होता है कि क्या कर लेते हैं, सिकाई कर लेते हैं कपड़े से। लिख लो कि बाहर कान का दर्द हो तो कपड़े से सेक लेना चाहिए। क्या लिखा? लिखा है बाहर से, हाँ, सूखे कपड़े से सिकाई कर, मतलब कपड़े से सिकाई कर लेना चाहिए। और अगर ठीक नहीं है तो फिर डॉक्टर से संपर्क। अगर ठीक नहीं है दांतों में दर्द के बाद कौन सा था? कानों में दर्द, है ना? क्या करना चाहिए भाई? गर्म कपड़े से थोड़ा इसको सेक लेना चाहिए। फायदा नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो ड्रॉप वगैरह डॉक्टर देते हैं, फिर उसको कानों में डालना चाहिए। क्या ऐसा गर्म कपड़ा कर लो और फिर ऐसे ऐसे सेक लो। हाँ हाँ, ऐसे तवे के ऊपर कर लो या ऐसे कर लो, और हाँ, और ऐसे ऐसे सेक सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा सूजन टाइप की आ जाती है, तो उस वजह से दर्द होने लगता है, तो गर्म कपड़े से सिकाई कर लेने पर वो सूजन कम हो जाती है, दर्द खत्म हो जाता है। फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। गर्म कपड़े से सिकाई। कोई भी नुकीली चीज से कान को साफ नहीं करना चाहिए, है ना? गर्म कपड़े से सिकाई करनी चाहिए, और लाभ ना होने पर डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। इसके बाद है कंजक्टिवाइटिस, आई फ्लू। कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, हाँ, आंखों में दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है इसको। क्या? हाँ, कचड़ा बाहर आने लगता है। तो ये है कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस में क्या करना चाहिए? ड्रॉप देते हैं डॉक्टर। अगर ड्रॉप नहीं, अभी तो हम घरेलू उपचार की बात कर रहे हैं ना, डॉक्टरी सलाह तो घरेलू उपचार के बाद बात करेंगे। क्या प्याज का रस? हाँ हाँ,
जो तो प्याज का। हाँ, अभी अभी आया था कंजक्टिवाइटिस। तो इसके लक्षण क्या है? आंख में, आंखें लाल होना, सूजन होना, जलन होना, खुजली होना आंखों में, आंखों से कचड़ा बाहर निकलना, कीचड़ निकलना बहुत ज्यादा, आंखों से गंदगी बाहर निकलना, ये सभी जो चीजें हैं ये कंजक्टिवाइटिस के लक्षण हैं। तो क्या करना चाहिए? गुलाब जल को आंखों में डाल लें। अब गुलाब जल वैसे तो मार्केट में मिलता है, लेकिन घर पर बनाना है तो बना सकते हैं। तो प्रयोग किस चीज का करना चाहिए? गुलाब जल का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। गुलाब जल को आंखों में 2-4 बूंद, ऐसा आंखों में 2-3 बार दिन में गुलाब जल की 3-4 बूंदें दिन में 2-3 बार, 2 से 3 बार बनाएं। कैसे? तो गर्म पानी, मतलब पानी में गुलाब के फूल को डाल दें या पंखुड़ियां डाल दें, उसको बहुत देर तक उबलने दें, जब तक कि आपने जितना पानी लिया है वो पानी आधा ना हो जाए। आपने जितना पानी लिया है उसका आधा पानी बचे, तब तक उसको उबालते रहें। उसके बाद उसको ठंडा हो जाने दें, और ठंडा हो जाने के बाद उसकी 2-2, 3-3 बूंदें आंखों में डाल दें। गुलाब जल का प्रयोग इसमें करना चाहिए। और बनाने का क्या है कि गर्म, मतलब पानी को उबालें, उसमें गुलाब की पंखुड़ियां डाल दें और उसको उबलने दें। तब तक उबलने दें जब तक वो पानी आधा ना रह जाए। अब चोट लग जाए तो क्या करें? कहीं गिर जाएं, थोड़ी सी चोट लग जाए, थोड़ी सी चोट, समझ गए? हल्की सी कोई चोट लग जाए तो तुलसी के पत्ते का लेप बना के या उसका रस निकाल के उसको घाव पर लगा दें और किसी कपड़े से उसको ढक दें। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया आंखों का। अब अगर चोट लग जाए, चोट से हमारा मतलब छोटी सी चोट लगे, कोई बड़ी चोट की बात नहीं कर रहे हैं। कोई छोटा सा घाव हो जाए, छोटी सी चोट लग जाए, तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं। कहीं कट लग जाए, क्या? हाँ, थोड़ा सा हल्का सा कट लग जाए,
चोट लगना, तो क्या करें, तुलसी के पत्तों का रस घाव पर लगाएं और साफ कपड़े से ढक दें। ऐसा ढकने का मतलब ऐसा बांध सकते हैं, बैंडेज टाइप का। अब फोड़ा हो जाए तो क्या करें, कैलेंडुला तथा गेंदे के जो फूल होते हैं उनका रस लगा लें, पत्तियों का लेप बनाकर फोड़े पर लगाएं। कैलेंडुला और गेंदे के पत्तियों का रस कैलेंडुला एवं गेंदे की पत्तियों का लेप बनाकर फोड़े पर लगाएं। कैलेंडुला एवं गेंदे की पत्तियों का, कौन कौन सी दो चीजें लेना है, कैलेंडुला और गेंदे की पत्तियां लेना है, उनको पीस कर उसका लेप बना लेना है, पेस्ट बना लेना है और फिर फोड़े पर लगाना है। अब है पीलिया। तो पीलिया डिसीज है, इस पीलिया डिसीज का उपचार कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए पुनर्नवा एक प्लांट होता है, उसका नाम है क्या, पुनर्नवा। पुनर्नवा की जड़ को पानी के साथ पीस लें, फिर उस मिश्रण को छान लें। पहले तो क्या करें, उसको पीस लीजिए और उस मिश्रण को छलनी से छान लीजिए और फिर उसका सेवन करें। दिन में 1 बार इसका सेवन करें। क्या नाम है, पुनर्नवा। पुनर्नवा में ऐसा डिसीज क्या है, पीलिया। तो पीलिया की डिसीज के लिए क्या करना है, पुनर्नवा की जड़ को पुनर्नवा की जड़ को पानी के साथ पीसकर मिश्रण तैयार कर लें। मिश्रण तैयार कर छलनी से छान लें और कितनी बार सेवन करना है, दिन में 1 बार इसका सेवन करें।
भर सेवन करें। दूसरा है इसमें एक और चीज, भुइया नोला। क्या नाम है? भुइया नोला के रस का भी सेवन किया जा सकता है। एक तो पुनर्नवा, दूसरा एक ये प्लांट होता है बेटा, जैसे ये नॉर्मली हम जानते नहीं है, जैसे तुलसी है, नीम है, आंवला, ये सबने सुना है। ये इसको आप सर्च करके देखना कि ये दिखता कैसा है। प्लांट है, एक पौधा है। दूसरा है भुइया नोला, ये भी एक प्लांट है भुइया नोला। इसके रस का भी सेवन कर सकते हैं। तो इसके लिए दो प्लांट हैं, दो पौधे हैं, एक पुनर्नवा की जड़ और भुइया नोला। ये कंप्लीट प्लांट पूरा, इसके पत्तियों का रस भी ले सकते हैं और जड़ों का रस भी ले सकते हैं। पीलिया के लिए दो पौधे नाम आपको याद रखने हैं। ये पीलिया है। अब पीलिया के बाद बात करेंगे अतिसार या डायरिया, जिसको हम कहते हैं। हाँ, हिंदी में उसको अतिसार कहते हैं, लेकिन अतिसार आपने बहुत कम सुना होगा, डायरिया ज्यादा सुना होगा। क्या ज्यादा सुना होगा? डायरिया ज्यादा सुना होगा। इसके लिए दिन में 3 बार अमरूद के 5 पत्तों के रस का सेवन करें। दिन में 3 बार अमरूद के 5 पत्तों का जो रस निकालें उसका सेवन करें। अतिसार, डायरिया इसको कहते हैं। तो क्या करना है? अमरूद के 5 पत्ते लें और उसका रस निकाल लें और दिन में कितनी बार? 3 बार उसका सेवन कर लें। अमरूद के 5 पत्तों का, 5 पत्तों के रस का दिन में 3 बार सेवन करें। दिन में कितनी बार इसका सेवन करना है? 3 बार। अमरूद के 5 पत्तों का रस निकालें और उसका सेवन कर लें। अब है गृघृषि। गृघृषि नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आपने नाम सुना होगा साइटिका।
साइटिका सुना है? साइटिका नसों में बहुत दर्द होता है, उसको कहते हैं साइटिका डिसीज। तो गृह घृसी के लिए क्या करना है? हर श्रृंगार के 100 पत्ते तथा पलाश के एक फूल को, क्या? पारिजात का फूल। अच्छा, पारिजात का फूल, हर श्रृंगार को। अपने इधर पारिजात बोलते जाते। अच्छा, पारिजात बोलते हैं। तो हर श्रृंगार के 100 पत्ते, पलाश का एक फूल, 1 लीटर पानी में तब तक उबालें जब तक वह 3/4 मात्र ना रह जाए, और उबले हुए मिश्रण को छन्नी से छान कर एक बोतल में एकत्र करके उसे फ्रिज में रख दीजिए। रोग की गंभीरता के अनुसार 1 महीने से अधिक समय के लिए इस काढ़े को 2 चम्मच रोज लें। मतलब हमें साइटिका में होता क्या है? नसों में दर्द होता है, नसों में कुछ अपशिष्ट पदार्थ जम जाते हैं, इस वजह से नसें बहुत दर्द करती हैं, जिसको हम साइटिका कहते हैं। और इसको वैसे अगर हिंदी में कहा जाए तो क्या कहते हैं? गृह घृसी, गृह घृसी इसका नाम है। तो हर श्रृंगार की 100 पत्तियां, पलाश का एक फूल, कितने लीटर पानी में? 1 लीटर पानी में उबालना है। पलाश का फूल नहीं देखा आपने? नहीं, पलाश ही बोलते हैं उसको। पलाश का फूल मतलब उसका नाम ही पलाश का फूल है। और अब हो सकता है कि लोकल भाषा में उसका कुछ और नाम हो, तो वो हमें नहीं पता है। हाँ, वैसे पलाश का फूल ही उसका एग्जैक्ट नेम है। अब लेकिन हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर गांव में या किसी पर्टिकुलर क्षेत्रीय भाषा में उसका कुछ और नाम हो, तो क्षेत्रीय भाषा में उसको हो सकता है कुछ और कहते हैं। हाँ, ये वाला। हाँ, ये जो कौन सा है? क्षेत्रीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? टेशु का फूल कहते हैं। क्षेत्रीय भाषा में इसको टेशु कहा जाता है। वैसे इसका रियल नेम तो पलाश का फूल है, लेकिन हाँ, क्षेत्रीय भाषा में इसको टेशु का फूल भी कहते हैं। इससे ऑरेंज कलर, मतलब जब इसको पानी में डालते हैं तो ऑरेंज कलर का पानी हो जाता है। हाँ, गर्मियों के टाइम पे ये मिलता है। क्या? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। गर्मी के टाइम में जो लू लगती है, उस लू का उपचार भी इससे किया जाता है। कई उपचार हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे हैं जो आज के टाइम पर अब हमें नहीं मालूम है, लेकिन वो उपचार पहले के टाइम पर हुआ करते थे और बहुत कारगर भी होते थे। आज के टाइम पर मेडिकल साइंस की तरक्की के कारण अब हम उनको भूलते जा रहे हैं। हालांकि वो बहुत उपयोगी थे उस वक्त भी, और आज के समय भी अगर उनका प्रयोग किया जाए तो वो उपयोगी कारगर सिद्ध होंगे आज के समय में। लेकिन अब क्या है कि जो जड़ी बूटियां पहले के टाइम पर मौजूद थी, अब वो उतना मौजूद नहीं है। एक तो जड़ी बूटियां भी मौजूद नहीं है, और दूसरा उनको पहचानने के लिए जो विशेषज्ञ चाहिए वो भी अब उनकी पहचान उतना नहीं कर पाते। एक तो उपस्थिति नहीं है क्योंकि जंगल नहीं बचे। ग्रामीण क्षेत्रों में ये नॉर्मली हुआ करती हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब ये नहीं बचे हैं, जंगल नहीं बचे हैं। हाँ, जंगल हो बहुत
तो उनमें ये प्राप्त होती थी। पहाड़ हों, वहाँ पर पर्वत साइड ये मिलती थी। तो अब ये क्षेत्र गायब होते जा रहे हैं। विकास की जो तरक्की हो रही है, जो विकास हो रहा है, फैक्ट्रीज बनती जा रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, तो उस दौर में अब ये सारी चीजें लुप्त होती जा रही हैं। हालांकि ये बहुत कारगर हैं। तो किसकी बात कर रहे थे हम? ग्रह कृषि की। ग्रह कृषि को साइटिका कहा जाता है। इसमें होता क्या है? इसमें नसों में दर्द होता है। नसों में अपशिष्ट पदार्थ जम जाते हैं। तो वो अपशिष्ट पदार्थ जब जमते हैं तो नसों में बहुत तेज दर्द होता है। बचने का उपाय क्या है? 100 पत्ते किसके लेना है? हर श्रृंगार के 100 पत्ते। हर श्रृंगार के 100 पत्ते। और पलाश का कितना फूल? एक। पलाश का एक फूल 1 लीटर पानी में उबाल लें। एक फूल 1 लीटर पानी में उबाल कर एक जो मिक्सचर बनेगा उसको रख लें, स्टोर कर लें, और 2-2 चम्मच उसका सेवन करना है। लगभग कितने समय तक? 1 महीने तक। एक महीने तक 2-2 चम्मच इस मिश्रण का सेवन करना है। अब है गठिया। गठिया रोग आप लोगों ने सुना होगा, है ना, जिसमें हड्डियों में दर्द होने लगता है। तो ये इसमें जब दर्द है तो क्या लेना है? अश्वगंधा। अश्वगंधा सुना है? अश्वगंधा पाउडर 1 चम्मच रोज लेना है इस डिसीज में उपचार के लिए। क्या लेना है? अश्वगंधा। क्या? दूध में या जैसे पानी में भी ले सकते हैं। हाँ, 1 चम्मच दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर को लेना है, चाहे तो पानी में मिला के, दूध में मिला के, जिस भी प्रकार से लिया जाए। गठिया क्या करना है इसमें? अश्वगंधा पाउडर को 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर का सेवन करना है।
1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर का सेवन। एक चम्मच अश्वगंधा पाउडर का सेवन। अब है पित्ती। पित्ती, ये सभी जो नाम हैं ये हिंदी वाले नेम हैं और हमने नॉर्मली सुन रखे हैं इनके अंग्रेजी नाम, साइंटिफिक नेम सुन रखे हैं, वैज्ञानिक नाम सुन रखे हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में इनको क्या कहते हैं। तो जब हम ऐसा हिंदी में नेम सुनते हैं तो हमें लगता है ये क्या नाम है, जबकि ये उसका हमारे क्षेत्रीय भाषा में उसको हम ये नाम देते हैं। मेडिकल साइंस में इसका दूसरा नाम है, जैसे अतिसार था उसको डायरिया कहते थे। पित्ती। इसमें होता क्या है कि त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी टाइप की। तो ये पित्ती जो है ये किस अंग की बीमारी है? पित्ती एक त्वचा की बीमारी है जिसमें त्वचा पे लाल लाल धब्बे टाइप के हो जाते हैं, खुजली चलती है। तो क्या करना चाहिए? तुलसी के पत्ते लेकर उसको पानी में उबाल लें, लगभग 1 लीटर पानी में, और फिर क्या करें? और फिर पानी में उसको मिला के उससे जहाँ पर इन्फेक्शन है वहाँ पे उसको लगा लें, साफ कर लें। तो लगभग कितनी तुलसी उबाल लें? 250 ग्राम काली तुलसी जो है, काली वाली मतलब श्यामा तुलसी जिसको हम कहते हैं, तो श्यामा तुलसी 250 ग्राम श्यामा तुलसी को 1 लीटर पानी में लगभग उबाल के उसको 1 बाल्टी पानी में मिला के और फिर उससे उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर इन्फेक्शन है उसको साफ किया जाए। पित्ती रोग क्या है? ये त्वचा संबंधी रोग है, त्वचा संबंधी रोग है जिसमें त्वचा पर लाल धब्बे हो जाते हैं। त्वचा पर क्या हो जाते हैं? लाल धब्बे हो जाते हैं। त्वचा पर लाल धब्बे हो जाते हैं जिनमें खुजली भी होती है। तो क्या करना चाहिए? घरेलू उपचार क्या है?
तुलसी के लगभग 250 ग्राम तुलसी के 250 ग्राम श्यामा तुलसी के 250 पत्तों को 1 लीटर पानी में उबाल लें। 1 लीटर पानी में लगभग 10-15 मिनट के लिए उबाल लें। 1 लीटर पानी में 10 से 15 मिनट उबाल लें। उबाल लें। फिर इस मिश्रण को एक बाल्टी पानी में फिर इस मिश्रण को एक बाल्टी पानी में डालकर त्वचा को साफ करें। ये पित्ती की बात हो गई। अब चलते हैं मधुमेह पर, डायबिटीज। तो जैसे किसी को डायबिटीज हो जाए तो पहले तो उसको बोलते हैं कि उसको मीठी चीज कम कर देनी चाहिए। दूसरी बात, व्यायाम करना चाहिए। एक्सरसाइज इसमें बहुत जरूरी है। थोड़ा वॉकिंग पर ही जाएं, घूमने फिरने टहलने, या कुछ व्यायाम कर लें, या फिर क्या करें, एलोवेरा का रस निकाल लें। हाँ, एलोवेरा का रस निकालें और उस रस की 1 चम्मच ले लें और 10 बेल पत्रियों का रस अलग निकालें और दोनों को मिक्स करके उसका सेवन करें। क्योंकि डायबिटीज तो एक ऐसा रोग है कि सबने सुन रखा है। बहुत लगभग हर एक घर में डायबिटीज पेशेंट। किसको? अच्छा, जो डॉक्टर जिनके द्वारा प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, तो डायबिटीज तो आज के टाइम पर खराब जीवन शैली, खराब खान पान, व्यायाम ना होना, फिजिकल एक्टिविटी ना होना, इस वजह से डायबिटीज तो बहुत कॉमन डिसीज हो गया है आज के टाइम पे। लगभग हर एक व्यक्ति को डायबिटीज, हर दूसरे व्यक्ति को डायबिटीज आपको मिल जाएगा। जो खासकर उम्र दराज हैं उनको तो हो ही रहा है। जो यंग एज में भी हैं आज के टाइम पर, वो भी डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। जो एज्ड हैं उनका तो ठीक है कि डायबिटीज है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के टाइम पे 30 क्रॉस यंगस्टर्स को भी डायबिटीज की शिकायत हो रही है। तो डायबिटीज के लिए क्या करना है? तो पहले तो एक क्या है कि मीठी चीजों का सेवन बंद कर देना चाहिए। मीठी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा है व्यायाम करना चाहिए। और घरेलू उपचार में अगर बात करें तो क्या करना चाहिए? एलोवेरा का रस निकाल लें
उस रस का 1 चम्मच लें और बेलपत्री 10 बेलपत्र जो हैं उनका रस निकालें और इनको मिला लें और दिन में 2 बार इसका सेवन करें। लगभग कितने महीने के लिए? 1 महीने के लिए। करेले का जूस भी पीते हैं इसमें, नियमित रूप से पी सकते हैं करेले का जूस, तो इसमें बहुत अच्छा रहता है डायबिटीज पेशेंट के लिए। क्या सब्जी भी खा सकता है नहीं तो नहीं ये नहीं, कंट्रोल है। हाँ कंट्रोल बस किया जा सकता है इसको। ये कभी ये राज रोग है ना, ये कभी नहीं जाता, केवल कंट्रोल हो जाता है। अगर पर्सन अपनी लाइफ स्टाइल पर ध्यान दे, खाने पीने पर ध्यान दे, तो केवल इसको कंट्रोल किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। मधुमेह, डायबिटीज, शुगर, ये सभी इसके नाम हैं। तो पहला क्या करना चाहिए? मीठी चीजों का सेवन कम करना चाहिए। अगर सेवन ना करें तो बहुत अच्छा है, मीठी चीजों का सेवन ना करें, करें तो थोड़ा कम करें। दूसरा, व्यायाम करना चाहिए इसमें। थर्ड, एलोवेरा, के 1 चम्मच रस हो, एक चम्मच रस को 10 बेलपत्री के रस में मिलाकर बेलपत्री के रस में मिलाकर दिन में 2 बार एक महीने तक इसका सेवन करने पर मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है। नियंत्रित कर सकते हैं।
अब है पेचिस। नेक्स्ट डिसीज क्या है? पेचिस। पेचिस के लिए क्या करना है? तो पेचिस के लिए इसबगोल आता है, आपने सुना होगा इसबगोल। तो 2 छोटे चम्मच इसबगोल, कितना? 2 छोटे चम्मच इसबगोल पाउडर, 1 छोटा चम्मच टुक मलंगा, 1 छोटा चम्मच काले बबूल के गोंद के पाउडर को 50 ग्राम ताजा दही में मिश्रित करके दिन में 2 बार देना चाहिए। क्या क्या है लिख लो। 2 छोटा चम्मच इसबगोल, 1 छोटा चम्मच टुक मलंगा, 1 छोटा चम्मच काले बबूल के गोंद का पाउडर, 2 छोटा चम्मच इसबगोल। क्या क्या लेना है सामग्री? 2 छोटा चम्मच इसबगोल, 2 छोटा चम्मच इसबगोल, 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच क्या लेना है? काले बबूल गोंद का पाउडर, एक छोटा चम्मच टुक मलंगा, एक छोटा चम्मच टुक मलंगा। और इन सबको लेके किस में मिक्स कर लेना है? इन सबको 50 ग्राम दही में मिक्स कर लेना है। कितने दही में मिक्स करना है? 50 ग्राम दही में मिक्स करके दिन में 2 बार देना है और लगभग 1 हफ्ते से 1 महीने तक इसका सेवन कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच टुक मलंगा, इन सब को 50 ग्राम दही में मिलाकर दिन में 2 बार 7 से 30 दिन तक इसका सेवन कर सकते हैं। 7 से 30 दिन तक इसका सेवन करना है। इसबगोल, टुक मलंगा, काले बबूल का जो गोंद होता है उसका पाउडर 50 ग्राम दही में मिलाकर देना है। किसके लिए? पेचिस के लिए। पेचिस जो डिसीज हो जाती है इसके लिए।